नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि जो मैं वीडियो बनाता हूं वो और लोगों तक पहुंचे। आज हम लोग बात करेंगे नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में कि कैसे हमारे देश की नागरिकता मिलती है, उनके नागरिकों के क्या कर्तव्य होते हैं, अ, नागरिकता मिलने पर क्या लाभ होता है, एक भारतीय नागरिक होने पर उनको क्या क्या लाभ है और दोहरी नागरिकता भारत में जो मिलती है, ओवरसीज नागरिकता, उसके बारे में। अ, तो आज हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान में भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद में केवल यह प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाए। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को भविष्य में नागरिकता से संबंधित फेरबदल करने की अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार का प्रयोग करके संसद के नागरिकों के संबंध में अधिनियम 1955 बनाया गया, जिससे अब तक कई बार संशोधन किया गया है। पिछली बार जो संशोधन किया गया था वो 2019 में किया गया था, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इन लोगों को, क्योंकि वो वहाँ अल्पसंख्यक हैं और उनके पास साथ काफ़ी दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार होता है। जैसे हमने देखा है कि पिछले समय में जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद वहाँ आए दिन हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, उनके मंदिर फूंके जा रहे हैं, उनके नेताओं को मारा जा रहा है। इसी तरह अफगानिस्तान में तालिबान शासन के आने पे, जैसे 92 में आया तो बहुत सारे सिख और हिंदू वहाँ से भागकर भारत आए, और फिर जब दोबारा तालिबान शासन आया तो फिर बहुत सारे लोग वहाँ से भाग भाग के आए। तो जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं इन तीनों देशों के, उनको जो है इसमें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। हमारे देश में नागरिकता देने के लिए कम से कम 11 वर्ष, अगर आप कहीं बाहरी व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, अगर ऐसे किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेनी है तो उसको कम से कम 11 साल भारत में निवास करना होगा। उसकी जगह इन तीनों देशों से आने वाले जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध हैं, इनको जो है इनकी लिमिट 5 साल कर दी गई है। और 2014 से पहले जो भी नागरिक, जो भी लोग इन देशों से भारत में आए हैं, उनको जो है नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो नागरिकता की परिभाषा कई सारे जो राजनीतिक विचारक हैं भारतीय और विश्व के, उन्होंने नागरिकता की क्या परिभाषा दी है। जैसे ब्लैक बेल के अनुसार नागरिकता का आशय एक राज्य की पूर्ण और उत्तरदायित्व भरी सदस्यता है। इसी तरह जेएम विलेट के अनुसार नागरिक राजनीतिक स्पंदन का सूत्र है, यह उसकी प्रगति पर निर्भर करता है कि वह कितना मजबूत है। GW ब्रोगन के अनुसार नागरिकता के 2 पहलुओं, प्रथम प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि राजनीतिक समाज के प्रबंधन उसकी सलाह ली जाए तथा इस विचार विमर्श से वह अपना सकारात्मक योगदान दे। द्वितीय उसका उल्टा यह है कि जब प्रत्येक नागरिक को अपने परामर्श से सम्मिलित होने का अधिकार है तो वह इस परामर्श के परिणाम से भी बाध्य है। बैटल के अनुसार नागरिक समाज के सदस्य हैं, समाज के कुछ कर्तव्यों से आबद्ध हैं, उसकी सत्ता के अधीन है और सभी लोगों के बराबर अधीन है। लास्की के शब्दों में अपनी शिक्षित बुद्धि को लोकहित हेतु प्रयुक्त करना ही नागरिकता है। TH मार्शल के अनुसार नागरिकता किसी सामाजिक समुदाय के पूर्ण सदस्यता के साथ जुड़ी हुई है, प्रतिष्ठा और उन्हें प्रतिष्ठित हासिल है कि वो नागरिक हैं। इसी तरह अस्तु के अनुसार नागरिक राज्य में वह व्यक्ति है जिसको राज्य के प्रबंध विभाग और न्याय विभाग लेने का पूर्ण अधिकार है। श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार नागरिक वह किसी राज्य का सदस्य है और समुदाय के उच्चतम नैतिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने को पूर्णता देने का प्रयास करता है। तो ये कई सारे राजनीतिक विचारक हैं जो नागरिकता से संबंधित अपने विचार रखे हैं। भारतीय संविधान में प्रावधान है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है, जिसमें नागरिकता कैसे दी जाएगी,
नागरिकता से संबंधित संशोधन कैसे होंगे, विदेशियों को जो भारत से संबंधित लोग हैं जो विदेशों में रहे उनको कैसी नागरिकता दी जाएगी, इन सब के बारे में वर्णन है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान भारतीय संविधान के प्रारंभ पर जिस व्यक्ति को भारत का अधिवास हो और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है या जिसके माता पिता कोई भारत में जन्मा है, जो संविधान प्रारंभ में ठीक से पहले कम से कम 5 वर्ष तक मामूली तौर पर भारत में निवासी रहा हो, वह भारत का नागरिक होगा। इस स्थिति में व्यक्ति के माता पिता की राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इन सारे अनुच्छेदों में अलग अलग नागरिकता देने का प्रावधान कैसा है। भारत की नागरिकता, पाकिस्तान से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिक माना जाएगा, अनुच्छेद 6 कहता है। जो 1947 या 48 में जो पाकिस्तान से भारत आए बंटवारे के बाद, उन सभी को इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है। वह 19 जुलाई 1948 से भारत में चला आया था तथा स्थिति से भारत का नागरिक है। ऐसे वक्त जो भारत के नागरिक को पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जो भारत में अपने निवास की अवधि के 6 माह के अंतर्गत नागरिक के रूप में पंजीकृत किए जाने का आवेदन करता है, अर्थात नागरिक के रूप में केवल उसी व्यक्ति को पंजीकृत किया जाएगा जो भारत में अपने निवास की अवधि के 6 माह के पश्चात पंजीकरण के लिए आवेदन। ऐसे किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जाएगी जो भारत में आया हो और 6 माह की अवधि न पूरी की हो और उसने नागरिकता के लिए आवेदन किया। नागरिकता के लक्षण, नागरिकता की प्राप्त राज्य से ही हो सकती है। नागरिकता का आशय है राजनीतिक समुदाय के राजनीतिक सामाजिक जीवन में सहभागिता। नागरिकता होने के नाते व्यक्तियों को कतिपय अधिकार और कर्तव्य मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। नागरिक वह है जो राज्य में मत दे सकता है, विभिन्न राजनीतिक पदों पर नियुक्त हो सकता है, होने का अधिकारी होता है तथा उसके साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। नागरिकता का मतलब है कि अगर आप किसी भारत के नागरिक हैं तो आप यहाँ मत देने का अधिकार है लोकसभा में, विधानसभा चुनावों में। उसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मतलब उच्च पदों पे आप आसीन हो सकते हैं। उसके अलावा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको जो संविधान से आपको मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, आपके अधिकार की रक्षा करता है संविधान। आपको कुछ भारत के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य होते हैं, उनको निभाना होता है। नागरिकता का के लक्षण यही है। नागरिकता प्राप्त के मुख्य आधार, निवास। सभी देश में ऐसा नियम है, पूरे विश्व में ऐसा नियम है कि आप वहाँ, अगर आप वहाँ के निवासी हैं तो आपको स्वतः नागरिकता मिल जाती है, या फिर कुछ टाइम के लिए राज्य के अंतर्गत निश्चित अवधि तक निवास करने के बाद आपको स्वतः नागरिकता आवेदन करेंगे नागरिकता। जैसे भारत में आप 11 साल लगातार निवास कर रहे हैं तो आप भारत के नागरिकता लेने के हकदार हो जाते हैं। विवाह, अगर किसी देश की स्त्री दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर ले तो उस स्त्री को अपने पति के देश की नागरिकता मिल जाती है। कोई भी महिला है और वो किसी देश के पुरुष से विवाह करती है, ये सभी देशों में है कि अगर कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह करती है तो उसको स्वतः भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। संपत्ति, कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में, कुछ साउथ अफ्रीकी देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, जहाँ पे आप संपत्ति खरीद लेते हैं एक लिमिट के तहत, तो आपको वहाँ नागरिकता मिल जाएगी। नौकरी, अगर व्यक्ति एक निश्चित अवधि तक किसी राज्य में नौकरी कर लेता है तो वो नागरिक हो जाता है। नागरिकता, एक नौकरी, किसी भी देश में आप एक समय अवधि तक नौकरी कर लेते हैं सरकारी पद पे तो आपको वहाँ का नागरिक बनने का अधिकार मिल जाता है। किसी राज्य का विजय पा लेना, अगर किसी देश ने, मान लो भारत ने किसी देश पे अधिकार कर लिया तो वहाँ के जो नागरिक होंगे उनको स्वतः भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये सभी देशों में होता है। गोद लेने से, अगर कोई विदेशी व्यक्ति या भारतीय किसी विदेशी महिला पुरुष से उत्पन्न संतान को गोद ले लेता है, या कोई विदेशी अपने भारतीय माता पिता की संतान को गोद लेता है तो उसको उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसी के लोग बहुत सारा CCA जो आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उस पर बहुत सारा भारत के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ, खासकर विपक्षी पार्टियों के द्वारा और मुस्लिम समुदाय के द्वारा, कि उनको क्यों इससे बाहर रखा गया। इससे इसलिए बाहर रखा गया मेरी समझ से
क्योंकि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, यहाँ पे मुसलमानों की वहाँ पे वो बहुसंख्यक हैं। और क्योंकि ये सारे देश पाकिस्तान तो मुस्लिमों को लेकर ही अलग देश की मांग हुई और वो देश बना, तो वहाँ किसी भी प्रकार से उनको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। और उसके अलावा हिंदू, सिख, ईसाई ये वहाँ अल्पसंख्यक हैं और आए दिन उनके ऊपर प्रताड़ित होते रहते हैं। उनके मंदिरों को जलाया जाता रहता है, उनके बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है और वो भारी संख्या में भारत में अवैध रूप से आके रहना स्टार्ट करते हैं। इसलिए ये बिल लाया गया था। हाल ही में संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया, जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न आधार प्रदान करता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र इत्यादि। इसके अलावा भारत के विदेशी नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओवैसी कार्ड धारकों को पंजीकरण के अधिकार को नियंत्रित करता है। ओवैसी भारत के लिए पंजीकृत प्रणाली को बहुउद्देशीय आजीवन वीजा जैसे कुछ लाभ प्रदान करते हैं। ये ऐसे OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको 2003 के बाद लागू किया गया। इसमें क्या है कि जो आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद कुछ ऐसे देश थे, पहले इसमें प्रावधान ये था 2003 में कि कुछ 14, 15, 16 देश थे, उनको बाद में बताएंगे। उन देशों को के नागरिक जो भारतीय मूल के थे, जिनके माता पिता भारत से संबंधित थे, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। इसमें एक फायदा यह था कि उनको आजीवन बीमा, पासपोर्ट की सुविधा, आजीवन वीजा जैसे कुछ लाभ और पंजीकरण में बहुउद्देशीय आजीवन वीजा जैसे कुछ लाभ प्राप्त होते थे। अवैध प्रवास में भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे निर्वासन में कैद किया जा सकता है। सितंबर 2015 और जुलाई 2016 में सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को कैद या निर्वासन से छोड़ दी। वो यही लोग थे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोग थे। विधेयक में किए गए संशोधन के द्वारा 31 दिसंबर 2014, उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन प्रयासों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने के केंद्र सरकार को विदेश अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 में छूट प्रदान करनी होगी। 1946 और 1920 के अधिनियम में केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों को प्रवेश, निकास और निकास को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता अधिनियम किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण या देशी के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए कुछ योग्यताओं को पूरा करना है। जैसे आवेदनकर्ता आवेदन करने के 1 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो या उसके माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक हो, वो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा योग्यता संबंधित विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनों, बौद्धों और पारसियों, ईसाइयों के लिए एक प्रावधान है कि व्यक्तियों को ऐसे समूहों के लिए 11 वर्ष की अवधि को घटाकर 5 साल कर दिया गया है। नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में आने, उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। उनके खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता से संबंधित कानूनी कार्रवाई बंद की जाएगी। इस अधिनियम के द्वारा इन तीनों देशों से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है कि आप कम से कम 11 साल तक भारत में नागरिक रहें, लेकिन इसको घटा के 5 साल कर दिया गया। और 2014 तक जो लोग भारत में निवास कर रहे हैं, ऐसे लोग, इनको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा संशोधन अधिनियम की व्यवहारिकता, अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के अपराधों संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। वो लोग वहाँ की मतलब उस जगह नहीं रह सकते। इन आदिवासी क्षेत्रों में कार्बी आंगलोंग, असम, बोरो हिल्स, मेघालय, चकमा हिल्स, मिजोरम और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिला शामिल है जहाँ पे वो नहीं रह सकते या वहाँ वो अपना मतलब नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन
1873 के तहत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इन क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट के माध्यम से भारतीयों की यात्राओं को निर्विघ्न किया जाता है। ये इनर लाइन जो है, इन जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पे भी इन जहाँ पे भारतीय नागरिकों को भी थोड़ा सा परमिट के द्वारा ही जाने दिया जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर इलाके हैं और संवेदनशील जगह हैं, तो वहाँ भी ये लोग नहीं रह सकते। वर्तमान में परमिट प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में लागू है। मणिपुर को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इनर लाइन परमिट शासन के तहत लाया गया है और उसी दिन संसद में यह बिल पास भी हुआ है। पाकिस्तान का अर्जन करने वालों को नागरिकता। संविधान का अनुच्छेद 7 यह हुक्म करता है कि अनुच्छेद 5 या 6 में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान का आवेदन कर गया है वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। मतलब हमारी आज़ादी के समय 1 मार्च 1947 के पहले जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं, के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं उनको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, क्योंकि यह नियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं है जो पाकिस्तान का अर्जन करने के पश्चात किसी अनुज्ञा के अधीन भारत लौटे। लेकिन ऐसे कुछ लोग जो पाकिस्तान गए और कुछ टाइम रहने के बाद वो फिर से भारत में आ गए, तो ऐसे लोग भारत की नागरिकता लेने के हकदार रहेंगे। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद 9 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए 19 जुलाई 1948 तक भारत के क्षेत्र अर्जन करने वाला समझा जाएगा और यह अनुच्छेद 6 के अधीन दी गई शर्तों को पूरा करता है, तो 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रवासियों के लिए आवश्यक है और भारत का नागरिक बनने का अधिकार रहेगा। तो जो देश की आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ कारणवश थोड़े समय, साल 2 साल रहने के बाद फिर से भारत में आ गए, तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता लेने का के हकदार है। भारत के बाहर भारतीय उत्पत्ति वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ये अनुच्छेद 8 ये कहता है कि भारत के में जन्मे किन विदेश में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर नागरिकता प्रदान की का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। इसके अंदर पाकिस्तान जाने वाले लोग सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता में कोई जो भारत का सरकार अधिनियम 1935 परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रह रहा है, वह शर्तें पूरा कर ले तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अधिनियम 1935 ये परिभाषित करता है कि जो भारत में जन्मे हैं या उनके माता पिता भारत में रह रहे हैं और विदेशों में रहे हैं, वो कुछ शर्तें पूरी करते हैं तो उनको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। जैसे वह भारत नागरिक के रूप में पंजीकरण कर लिया गया हो, वह पंजीकरण भारत के राजनीतिक या कौंसलर प्रतिनिधि जहाँ वह उस समय निवास कर रहा हो द्वारा किया गया हो, यहाँ से आवेदन पर प्रयुक्त राजनीतिक अथवा कौंसलर प्रतिनिधि जहाँ उस समय निवास कर रहा हो द्वारा किया गया, या आवेदन संविधान लागू होने के पहले या बाद में किया गया हो, आवेदन पर डोमिनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विपत्ति किया गया हो, ऐसे लोग भारत में नागरिकता ले सकते हैं। विदेशी नागरिकता अर्जन करने में भारत की नागरिकता की समाप्ति। अनुच्छेद 9 यह हुक्म करता है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है तो ऐसे लोगों की नागरिकता स्वतः ही नागरिकता भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। वह अनुच्छेद 5, 6 या 9 के 8 के आधार पर नागरिक का आधार दावा नहीं कर सकता है। यह प्रावधान केवल उन लोगों को संबंध है जिन्होंने संविधान प्रारंभ होने से पहले स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के संबंध में पूर्ण व्यवस्था नागरिकता अधिनियम के द्वारा ही संचालित की जाएगी। जन्मजात नागरिकता। 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के पूर्व भारत में जन्मने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रवर्तन के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति तब तक भारत का नागरिक होगा जब उसके माता पिता में कोई भी भारत का नागरिक हो। जन्म के द्वारा अगर 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति है या उससे पहले जो भारत में रह रहा है, ऐसे सभी लोग भारत के नागरिक होंगे। देशीकरण द्वारा नागरिकता। कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो चुका हो और प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक नहीं है, वह भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर देशीकरण के आवेदन के द्वारा पत्र देकर नागरिकता ले सकता है।
कुछ ऐसे देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे कुछ देश हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया है इसके द्वारा, वहाँ के लोग यहाँ की नागरिकता नहीं ले सकते। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत सरकार के जो क्राइटेरिया है उसके द्वारा अगर उसको पूरा करते हैं तो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ऐसे लोगों को किसी भी देश का नागरिक ना हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक दिया गया हो। उसके अलावा वह अपने देश की नागरिकता का त्याग कर दें, वहां की नागरिकता छोड़ दें और केंद्र सरकार को इस बात की सूचना दें। वह देशीकरण के लिए आवेदन करने की तिथि से पहले 12 वर्ष तक या तो भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो। इस संबंध में केंद्र सरकार या उचित समझे तो उसे अवधि को घटा भी सकती है। उक्त 12 वर्ष से पहले को कुल 7 वर्षों में कम से कम 4 वर्ष उसने भारत में निवास किया हो अथवा भारत सरकार की नौकरी में रहा हो, वह एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो, वह राजनिष्ठा की शपथ ग्रहण करता हो, उसे भारतीय संविधान द्वारा मान्य भाषा का सामयिक ज्ञान हो, देशीकरण के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के उपरांत उसका भारत में निवास करने या भारत सरकार की नौकरी करने का इरादा हो। ऐसे लोग, विदेशी लोग भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। मतलब भारत की नागरिकता लेने में देशीकरण के द्वारा या तो वो भारत में कोई नौकरी कर रहा हो या अपनी देश की नागरिकता छोड़ के वो भारत का नागरिक बनना चाहता हो और कम से कम 12 वर्ष तक भारत का नागरिक रह चुका हो। ऐसे लोग जो है भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे और सरकार को जब लगेगा कि हाँ ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाए तो वो उसको नागरिकता प्रदान कर सके। वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगी या तो उसके जन्म के समय उसके माता पिता से कोई भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार विदेश में जन्मने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। 1992 अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि 1950 के बाद जो भी भारतीय मूल के लोग हैं, मतलब उनके माता पिता भारत मूल के हैं, वैसे अगर लोग उनके बच्चे बाहर उनका जन्म होता है तो वो भारत की नागरिक बन सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भारतीय महिला किसी विदेशी पुरुष से विवाह करती है तो वहां जो बच्चा उत्पन्न होगा वो भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को के लिए नियुक्त अधिकारी के समक्ष विहित प्रारूप के आवेदन करना होगा। अर्जित भूभाग के विलय द्वारा नागरिकता। यदि किसी नए भूभाग पे भारत का अधिकार हो जाता है तो उस क्षेत्र के निवास करने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। जैसे गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी, सिक्किम के राज्य क्षेत्र निवास करने वाले व्यक्तियों को इनके भारत में विलय पर इसी प्रकार से नागरिकता प्रदान की गई थी। संशोधन अधिनियम 2003। प्रवासी भारतीयों की नागरिकता संबंधी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रवासी भारतीयों विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को दूसरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इससे यह है कि लोग जो विदेश में हमारे देश की जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, जिनके माता पिता या पितामह या दादा दादी जो भारत से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने 2003 में संशोधन किया नागरिकता में कि वैसे लोग भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दोहरी नागरिकता प्रदान करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अधिनियम 1955 में संशोधन किया। इसके लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2013 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह विधेयक लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया। भारतीय मूल के लोग। नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधन का उद्देश्य 16 देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को उनकी विदेशी नागरिकता के साथ भारत की ओवरसीज नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। इसमें इन 16 देशों में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ये 16 देश ऐसे हैं जहां पे भारतीय मूल के लोगों बहुतायत में है। ऐसे लोगों को भारत की दोहरी नागरिकता लेने के प्रावधान किया गया। ऐसे लोग भारत की दोहरी नागरिकता ले सकते हैं जिनको कुछ बेनिफिट जो है भारत में भी मिलेंगे।
इसके बाद 2005 में भी 1955 बाद में 28 जून 2005 को नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 की उद्घोषणा की। यह संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 की चौथी अनुसूची को हटाने संबंधी प्रावधानों से मुक्त है। इसके अनुसार भारतीय मूल के लोग जो अथवा जिनके माता पिता दादा दादी 26 जनवरी 1950 के बाद प्रवासित हुए हैं, बाहर चले गए हैं, अथवा 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता की योग्यता उनके पास रही हो, अथवा ऐसे क्षेत्र में हो जो 15 अगस्त 1947 के भारत का अंग बन गया हो, उनके उस समय के छोटे बच्चे जो अब विदेश में रह रहे हों, जहाँ दोहरी नागरिकता की का किसी प्रकार का प्रावधान हो, वो ओवरसीज भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकें। इस प्रकार पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, उनको भारत की दोहरी नागरिकता लेने का प्रावधान है। लेकिन जिस देश में रहे हैं वहां भी ऐसा प्रावधान हो कि वो दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, तो ऐसे लोगों को दोहरी नागरिकता मिल जाएगी। 2005 के ओएसी जिनका पंजीकरण 5 वर्ष के लिए हुआ था, वो भारत में ठहरने रुकने की अवधि को 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा जो नागरिकों को विशेष अधिकार मिलते हैं, एक भारतीय नागरिक को क्या अधिकार है? केवल नागरिकों को प्राप्त कुछ अधिकार, विशेष अधिकार, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। हमारे जो 6 मूल अधिकार हैं वो सभी भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मिलता है। उसके अलावा विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त करने पर प्रतिबंध है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेश में कोई उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता आदि पर नियुक्ति का अधिकार रखता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा का वो चुनाव लड़ सकता है, उसमें मत दे सकता है। तो ये सारी एक भारतीय नागरिक होने पर ये सारे अधिकार आपको स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय नागरिकता की समाप्ति। भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है? अगर आप स्वेच्छा से भारत का नागरिकता छोड़ दें, या आप जो है किसी विदेश में जाके उसकी नागरिकता अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लें, या फिर अपनी नागरिकता स्वेच्छा से दे दें, या कोई ऐसा सरकार के द्वारा नागरिकता छीनने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। लाभ। किसी राज्य में स्थायी निवास के आधार पर लाभ भारत में एकल नागरिकता है, और नागरिकों को किसी राज्य के निवास के आधार पर नागरिकों के संबंध में कोई भेद नहीं किया जाता। लेकिन किसी राज्य में स्थायी निवास के कुछ मामलों में लाभ हो सकता है, या 2 प्रकार से संसद के द्वारा कानून बनाकर। संविधान के अनुच्छेद 16(3) के अधीन संसद को अधिकार प्रदान किया गया, वह किसी भी राज्य और संघ राज्य में क्षेत्र की सरकार के या उससे किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्त से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास संबंधी योग्यता की अपेक्षा नियत कर सकती है। इस अधिकार के प्रयोग में संसद में लोक नियोजन निवास की अपेक्षा नियम 1957 पारित करके केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा में अराजपत्रित पदों में नियुक्ति के लिए अधिवास की अपेक्षाएं विहित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी है। बाद में 1974 में इस नियम को संसद द्वारा निरस्त कर दिया गया। संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करके कोई भी नियम नहीं बनाया। इसलिए वर्तमान स्थिति यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य के आधार पर नियोजन से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह उस राज्य का निवासी है अथवा नहीं। मतलब इसका मतलब यह है कि आप अगर भारतीय नागरिक हैं तो भारत के सभी राज्यों में आप संपूर्ण जो एक अधिकार उस राज्य के नागरिक को होगा, वही अधिकार आपको होगा। आपको किसी भी तरह का भेदभाव नहीं उठाना होगा। उसके बाद राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर कोई राज्य अपने नागरिकों को निवासियों को विशेष लाभ देने के लिए कोई कानून बना सकता है, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 15(1) में केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें निवास स्थान का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार संविधान यह अनुमति देता है कि राज्य संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों भिन्न विषयों में अपने निवासियों को लाभ प्रदान कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में इस प्रकार इसका समर्थन करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 15 में निवास स्थान के आधार पर भेद को सिद्ध किया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी राज्य अपने यहाँ निवास करने वाले, वो किसी भी राज्य के लोग हैं, अगर उस राज्य में निवास कर रहे हैं, निवासी हैं, तो वो उनको कोई विशेष लाभ देना हो, छात्रवृत्ति देनी हो या कोई आर्थिक मदद देनी हो, शिक्षण संस्थाओं में फीस से संबंधित
अपने निवासियों को रियायत दे सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य के अधिकार। जम्मू कश्मीर में पहले दोहरी नागरिकता 2019 में जब धारा 370 और 35 से खत्म किया गया, तो अब जम्मू कश्मीर के निवासी और भारत के निवासियों में कोई भिन्नता नहीं रह गई है। लेकिन उसके पहले 2019 के पहले वहां पे दोहरी नागरिकता होती थी, एक राज्य की नागरिकता, एक भारत की नागरिकता। और उसमें मताधिकार में भी प्रयोग करने में वो था, बदलाव था। वहाँ का झंडा भी अलग था। उसके अलावा वहाँ की औरतें अगर पाकिस्तान के किसी पुरुष से विवाह करती हैं, तो उस पाकिस्तानी आदमी को स्वतः जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अगर वही महिला अगर किसी भारतीय नागरिक से विवाह करती थी, तो उसकी वहाँ की जम्मू कश्मीर की ही नागरिकता चली जाती थी। ये सब चीजें थी। तो अब जो धारा 370 और 35 से खत्म हो गया है, तो जैसे सभी भारतीय नागरिकों को अधिकार है, सेम वैसे ही जम्मू कश्मीर के भी नागरिकों को अधिकार है। आदर्श नागरिकता के क्या लक्षण हैं या उसके क्या तत्व हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं? जैसे चरित्रवान, ऐसा व्यक्ति जो सच्चा या ईमानदार हो, जिसमें निडरता एवं दृढ़ता हो, सिद्धांतवादी हो तथा वही आदर्श नागरिक है। वैचारिक उदारता, व्यक्ति को परस्पर व्यवहारिक होना हेतु उदार विचारों का होना चाहिए, तभी आवश्यक सामंजस्य स्थापित हो सकता है, ऐसा व्यक्ति आदर्श नागरिक है। शिष्टाचार, व्यक्ति में समान शिष्टाचार अर्थात अच्छी आदतें होनी चाहिए, सभी से विनम्र व्यवहार करना चाहिए तथा सभ्यता का प्रतीक हो, आदर्श नागरिक का गुण है। सुविवेकी, यदि व्यक्ति बुद्ध के अनुसार उचित और अनुचित का निर्णय कर सकता हो, की क्षमता रखता हो तथा स्वयं में निर्णय लेने की क्षमता रखता है, ऐसा व्यक्ति आदर्श नागरिक है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि, आदर्श नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश और समाज और राज्य की प्रगति में अपना सहयोग करे, प्रगति में रुचि ले, अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान हो। आदर्श नागरिक को चाहिए कि वो अपने सभी अधिकारों का ज्ञान हो, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, उसके देश के लिए, उसके राज्य के लिए क्या कर्तव्य है, अधिकारों का उचित उपयोग और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का निष्ठापूर्वक पालन करे। आर्थिक साक्ष, आर्थिक रूप से अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं के पूर्ण संतुष्ट व्यक्ति आदर्श नागरिक होगा। जन कल्याण के भाग, आदर्श नागरिक को स्वार्थ का त्याग करना चाहिए तथा उसे जनता के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। समाज के कमजोर वर्ग की यथाशक्ति मदद करनी है। ये आदर्श नागरिक के गुण हैं। तो ये था नागरिकता का अर्थ, परिभाषा और प्रकार। हमारे देश में नागरिकता जन्मजात, निवास स्थान या कोई विशेष क्षेत्र को अधिग्रहण कर लिया गया हो उसके द्वारा, या सरकार विदेशी भारतीय मूल के नागरिकों को ओवरसीज जो नागरिकता देती है, या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। तो इन सब के द्वारा भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है। उसके अलावा जो भारत 1950 से आज़ादी के पहले जो लोग भारत में निवास कर रहे हैं, आज़ादी के बाद जो लोग एक समय अवधि पूरी करने के बाद अपनी नागरिकता ले सकते हैं। तो ये था नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, इसकी क्या परिभाषा है, इसके क्या लक्षण है, नागरिकता कैसे दी जाती है, नागरिकता कैसे खत्म होती है, इस सब के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।